सर आपसे जानना चाहेंगे कि दमोह जिले की सबसे चर्चित सड़क कहें, पथरिया नगर में जो बन रही है, स्टेशन से लेकर के थाने तिराहे तक, उस सड़क के बारे में जानना चाहेंगे कि ये काफ़ी सुर्खियों में रहती है, अभी तक इसका कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, तो क्या कारण है? और इसके आपके 3 वर्ष हो गए आपके चुनाव को लेकर, लेकिन अभी तक ये पूर्ण नहीं हुई, क्या बात है इसके लिए? 2018 में ये सड़क स्वीकृत हुई थी। ये बहुत महत्वपूर्ण सड़क है, जितनी बनी है उतने से देखो आप पथरिया में कितनी सुंदरता आ गई। जब वो पूरी कंप्लीट होगी तो आप पथरिया को थोड़ा अच्छे दृष्टि से देखना लोग शुरू कर देंगे। डिवाइडर लगेंगे, उसमें नाली का भी प्रावधान था और डिवाइडर का भी प्रावधान था। लेकिन अभी सड़क मैं आज ही अभी घूम के आया हूँ, अभी रात को ही शायद सड़क बनी है। एक पट्टी शायद अभी भी रह गई है, वो शायद एक आध दिन में पूरी हो जाएगी। इसके लिए मैं दोषी ज़्यादातर तो अधिकारियों को मानता हूँ कि 3 साल क्यों नहीं बनी। जब आपका टेंडर हो गया, टेंडर अवार्ड हो गया, काम शुरू हो गया, फिर क्यों नहीं बनी। इसके लिए तो अधिकारी सबसे ज़्यादा जिम्मेवार है कि उनने या तो योजना ठीक नहीं बनाई, और अगर उनको कोई समस्या थी, चाहे वो अतिक्रमण की समस्या हो या और कोई समस्या हो, तो उसके लिए जनप्रतिनिधियों की बैठक करना चाहिए थी, कलेक्टर साहब को जानकारी में लाना चाहिए था, ऊपर के नेताओं को जानकारी में ला के इस काम को पूरा कराना चाहिए। क्योंकि वही काम अगर जितना लेट होगा, कोई भी सड़क का काम हो, चाहे पुल का काम हो, चाहे पुलिया का काम हो या स्कूल बिल्डिंग का काम हो, जितना लेट होगा उसमें उतना ज़्यादा पैसा लगेगा। क्योंकि उसका डीपीआर जो बना हुआ 2018 के बाद 2021 समाप्त होने को है, मतलब 3 साल से अधिक का समय हो गया। वो अभी तक अब कंप्लीशन की ओर है, पूरी अभी भी कंप्लीट नहीं हुई। अभी उसमें मेरी कल ही एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मिस्टर सोनकर हैं, उनसे बात हुई थी। तो मैंने उनसे कहा था कि भाई ये इसमें नाली और उसका और प्रावधान, उन्होंने कहा कि इसको कर रहे हैं प्रावधान, नाली और इसका प्रावधान, क्योंकि उस समय स्वीकृति नहीं मिल पाई थी बाद में। तो मैंने कहा ठीक है इसको, लेकिन बिना इसके ये पूर्ण ना ही नहीं मानी जाएगी, क्योंकि अच्छा काम नहीं दिखेगा। क्योंकि पानी भरेगा लोगों के घरों में तो दिक्कत तो होगी, बरसात में और परेशानी होगी। तो ऐसा उनने मुझे कल कहा है कि इसका डीपीआर तैयार हो गया और जल्दी इसकी नाली का काम भी लगाएंगे। और आप देखिए, अगर बहुत अच्छे जिस दिन ये काम हो जाएगा पूरा, पथरिया में एक अलग सुंदरता दिखेगी। बहुत महत्वपूर्ण कार्य था ये, विलम्ब हुआ, उसके कई कारण हैं, अब उनमें मैं नहीं जाना चाहता कि देरी क्यों हुई। बहुत सारे राजनीतिक कारण भी हैं, बहुत और भी कारण थे, तो वो अलग बात है। लेकिन चलो, देर आए दुरुस्त आए, 3 साल बाद जनता को वो सुख मिलेगा। लेकिन अब बहुत जल्दी मुझे ऐसा लगता है ये पूरा हो जाएगा। सर एक बात और जानना चाहेंगे कि आपके जो कार्यकाल में कई शिक्षा के क्षेत्र में भी कार्य किए गए थे, आपके द्वारा कई शिक्षा के क्षेत्र में कई कार्य किए गए, वो चाहे स्कूल में हो चाहे कॉलेज में, उनके विषय में जानना चाहेंगे सर। मैं आज ही देखिए कैसे समय आता है, मैं और जमुना जैन जी, हमारे जो वरिष्ठ नेता है पार्टी के, हम लोग आज किसी एक गांव, जेरठ गांव गए हुए थे। तो वहाँ से हम लौट रहे थे। मैं सच कह रहा हूँ आपसे कि जब मैं वहाँ से लौट रहा था तो मुझे कम से कम 300 बच्चियाँ साइकिल से जाते हुए अलग अलग गाँव की मुझे मिली। तो हम लोगों के मन में बड़ी एक तो खुशी भी हुई कि यार देखो ये स्कूल बनने से कितना अच्छा होता था। एक उदाहरण था मेरे सामने, एक गांव है, हालांकि वो दमोह विधानसभा में है। मैं मानी मलैया जी के साथ उस गांव, बोले यार चलो स्कूल का उद्घाटन है, तुम चलो। तो मैं उनके साथ गया। मैं जब वहाँ गया तो मैं जब खड़ा हुआ भाषण देने के, तो मैंने प्रिंसिपल से पूछा कि क्यों साहब, कितने बच्चों ने एडमिशन लिया अभी इस स्कूल में। 9 जुलाई की बात है, मुझे अच्छे से याद है। तो उन्होंने कहा था 75 बच्चों ने एडमिशन लिया। तो मैंने, बहुत सारे लोग बैठे थे, मैंने कहा तालियां बजाओ सब। सबने तालियां बजाई। तो मैंने उससे पूछा, मैं अभी भी जिस स्कूल में जाता हूँ 2 चीज़ पूछता हूँ कि कितने लड़के हैं और कितनी लड़कियों ने एडमिशन लिया हो, और आपके यहाँ क्या स्ट्रेंथ है। तो मैंने जब उनसे पूछा कि कितनी लड़कियों ने एडमिशन लिया और कितने लड़कों ने एडमिशन लिया, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उस स्कूल में 75 में से 72 लड़कियों ने एडमिशन लिया और 3 लड़कों ने एडमिशन लिया। तो आश्चर्यचकित होने वाली बात थी। तो मैंने कहा ऐसा क्यों हुआ। तो मैंने जो लड़कियों ने एडमिशन लिया, मैंने पूछा उनसे खड़े करके, मैंने बेटा तुमने क्यों एडमिशन, इतने बच्चियों ने एडमिशन लिया, क्यों बीच में किसी ने छोड़ दिया था क्या। तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ स्कूल 8वीं तक था, पिछले साल 9वीं नहीं हुई, तो हमारे घर के लोगों ने हमारी पढ़ाई बंद करा दी थी, क्योंकि हम बाहर, हमको नहीं भेजना चाहते थे हमारे पेरेंट्स। अब स्कूल खुल गया तो हम एक साल ड्रॉप लेके फिर से एडमिशन ले रहे, इसलिए 72 संख्या हो गई।
आप ज़रा विचार करिए इस बात पे, अगर ये गाँव में ऐसा ना हो, और मैं इस बात को आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के 15 साल में रिकॉर्ड उठा के देख सकते हैं आप उसको, जितने हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल खोले हैं वो पिछले 50 साल में नहीं खोले। और अगर सिर्फ मैं अपने कार्यकाल की 5 साल की बात करूं तो लगभग मुझे जहां तक याद है कि 28 से 30 हाई स्कूल और लगभग 7-8 हायर सेकेंडरी स्कूल अपग्रेडेशन करवाया। और आप देखते हो कि बिल्डिंगें भी कितनी सुंदर बनी हैं, बच्चों में ड्रेस और साइकिलें मिलने से एक अलग माहौल बन गया। और आपको एक बात और, आपने जब शिक्षा की बात की है तो मैं एक बात और आप सबकी जानकारी में लाना चाहता हूँ कि अभी एक जो मुख्यमंत्री राइज स्कूल खोले हैं, तो आपको बताना चाहते हैं ये योजना हमारी और माननीय अजय बिश्नोई जी, हम लोग की एक कमेटी थी, उसमें हम लोगों ने योजना बनाई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी को दी थी उस समय 2000, ये बात है 2016-17 की, कि साहब हम जो शिक्षा के जगत में काम तो कर रहे हैं, हमारे पास शिक्षक पर्याप्त हैं, लेकिन वैसे कमी दिख रही हमको। पर्याप्त कैसे और कमी कैसे, वो थोड़ा सा अगर आपको समय मतलब आपको ज़्यादा तो मैं बताऊं। एक स्कूल है उसमें मान ली 30 या 40 बच्चे स्कूल में हैं, तो ये शासन का नियम है कि सिंगल टीचर का स्कूल नहीं हो सकता, कम से कम 2 टीचर वहाँ चाहिए। अब देखिए आप 40 बच्चे हैं तो भी 2 टीचर हैं, 45 बच्चे हैं तो भी 2 टीचर हैं, और कहीं-कहीं ये स्थिति है कि 1000 बच्चे हैं वहाँ भी 10 टीचर हैं। तो एक जगह 100 बच्चों पे एक शिक्षक है, वो कहीं 15 बच्चों पे एक शिक्षक है। तो हम लोगों ने इस योजना को ऐसे बनाया कि आज हमारे पास शिक्षक की कमी है, शिक्षकों की कमी हो रही है। अगर हम विकासखंडवार, एक विकासखंड में हम जितने स्कूल हैं उन सब स्कूलों को हम बंद कर दें, वहाँ के सारे टीचर हम एक बड़ा स्कूल बनाएं जिसमें पहली से लेकर के और 12वीं तक हो, सारे सब्जेक्ट्स हों, और संख्या बैठाने की भी संख्या कम से कम 5000 हो, और वो सारे शिक्षक जितने दूसरे स्कूल में उन सारे शिक्षकों को वहाँ हम पदस्थ कर दें। मॉनिटरिंग उसकी, अगर हम बहुत अच्छा स्कूल करें तो हम उसकी मॉनिटरिंग भी डीओ एक जगह बैठ के कर सकता है। हम आज टेक्निकल युग है, हम सीसीटीवी फुटेज लगा दें, उसको इंटरनेट से कनेक्ट कर दें, तो हम देख सकते हैं कि हाँ कितने विद्यार्थी हैं, कितने शिक्षक आए। मैट्रिक से हम अटेंडेंस लेने लगे तो टीचर को अंगूठा लगाने जाना ही पड़ेगा, वो ये नहीं कर सकता जो आज होता है कि किराए का बच्चा लगा दिया, 5000 देंगे तुम पढ़ाओ बेटा, हम नहीं आ रहे स्कूल। तो ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी इसमें। और अब सवाल ये खड़ा होगा कि वो बच्चा, मान लीजिए बटियागढ़ भी लिया है सीएम राइस में, बटियागढ़ में स्कूल खुलेगा तो आनी बेलखेड़ी और वहाँ मगरौन का बच्चा कैसे आएगा? सही बात है, ये वहाँ का बच्चा कैसे आ सकता? तो उसमें ये प्रावधान किया गया कि उसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, बस लगाई जाएगी स्कूल की तरफ से, वो बस से उस बच्चे को वहाँ लाएंगे और बस से उसी बच्चे को वहाँ छोड़ने जाएंगे। तो उस बच्चे के अंदर एक फील आएगा कि हम एक कॉन्वेंट स्कूल में, क्योंकि ड्रेस तो हम वैसे ही दे रहे, हम उसको किताबें वैसे ही दे रहे, लेकिन उसको हम फील नहीं दे पा रहे। एक कॉन्वेंट का फील जो होता है वो हम नहीं दे पा रहे। और बच्चों में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बच्चे हर गांव में कई इतने होशियार बच्चे हैं कि आप सोच नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते। शहर में जाते तो टॉप करते हो, लेकिन उनको मौका नहीं मिलता, अवसर नहीं मिलता। अगर ऐसा होगा तो वो हर जगह का बच्चा, जो हमने बात करी ना कि 9th में बच्चे ने एडमिशन नहीं लिया क्योंकि वहाँ स्कूल नहीं था, और जब उसको सरकार बस से ले जाके स्कूल में पढ़ाएगी और वापस करेगी तो निश्चित रूप से वो पेरेंट्स उसको भेजेंगे। एक तो वो पढ़ने भी जाएंगे और दूसरा उनको माहौल ऐसा मिलेगा जैसे कॉन्वेंट स्कूल या प्राइवेट स्कूल का माहौल होता है। तो जो शिक्षकों की कमी है वो भी कम होगी। मैंने पूरा कैलकुलेशन करके दिया था इसको, पूरा कैलकुलेशन करके कि इतने शिक्षक हमारे पास सरप्लस हो जाएंगे। आज कम है, बहुत कम है, जहां अभी इतनी पोस्टिंग होने के बाद 34,000 शिक्षकों की पोस्टिंग होने के बाद भी हमको लगता कम है। अगर सारे जगह, हालांकि वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, काम बड़ा है कि हमको कम से कम 15-20 एकड़ ज़मीन चाहिए, वहाँ सारी बिल्डिंग्स चाहिए, वहाँ रहने के भी लोगों का हो, वो धीरे धीरे होगा, टाइम लगे, इट विल टेक टाइम, 5 साल 7 साल, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 7 साल बाद तो होगा, 8 साल बाद तो होगा। तो वो फिर उस समय का विजन जो होगा वो बच्चों का अलग होगा। तो मुझे लगता है कि जो सीएम राइस के नाम से जितने भी स्कूल जहाँ हुए हैं, वहाँ के पेरेंट्स और वहाँ के जो शिक्षक हैं अगर इस योजना को बहुत अच्छे से संचालित करेंगे
तो मैं आपको दावा के साथ कह सकता हूँ प्राइवेट स्कूल के पढ़ने वाले सारे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने चले जाएंगे। तो ये हम लोगों मतलब योजनाएं भी हैं और हम लोग चाहते हैं कि क्षेत्र का विकास इतनी गति से हो कि जिससे कि हर आदमी तक सुविधा पहुंचे। अभी मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, मोदी जी का धन्यवाद इसलिए करना चाहता हूँ कि आप पिछले 1.5 साल से, जब से कोरोना काल आया है अप्रैल 2000 से, और अभी नवंबर चल रहा है, लगभग 1.5 साल से अधिक का समय हो गया, बहुत सारे लोग इस कोरोना काल में परेशान हुए। और ख़ास तौर से वो वर्ग जो वर्ग रोज़मर्रा का काम करता है, रोज़ जीवन यापन करता है, ठेलिया चलाता, रिक्शा चलाता, पान की दुकान खोले है, चाय की दुकान खोले है या और कुछ काम कर रहा है, उनका जीवन बहुत परेशानी में रहा। और मोदी जी ने इस बात को बहुत अच्छे से समझा और इतने बड़े देश में आप 80 करोड़ लोगों को गेहूं, चावल और चना हर महीने दिया गया। हमको लगता है कि हमको 5 किलो दिया, तो कई लोग ऐसे कहते हैं 5 ही किलो तो दिया है यार, लेकिन जब आप 80 करोड़ को कैलकुलेट करोगे तो वो हजारों टन में पहुंच जाएगा और उसकी वैल्यू लगाओ तो करोड़ों रुपए की वैल्यू होती पर मंथ, फ्री ऑफ कॉस्ट। ये हर देश में संभव नहीं है, या हर नेता के मन में ये संभव नहीं है। ये संभव शिवराज जी जैसे मुख्यमंत्री और नरेंद्र मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री, यही लोग ये काम कर सकते हैं। लोग कुछ भी बोलें, कुछ भी करें, लेकिन इनके दिल में जो ललक है, आज आप प्रधानमंत्री आवास को देख लीजिए, इंदिरा आवास का नाम सुनते सुनते आप छोटे से लेके बड़े हो गए। एक इंदिरा आवास कहीं बनी दिख रही क्या आपको? एक भी सिंगल इंदिरा आवास आप बता दो कि ये इंदिरा आवास बनी है पूरे जिले में, तो नहीं होगी, क्योंकि उसमें इतना खचर पचर था कि वो बना ही नहीं पाता। जिसको मिलती थी बेचारे को 10,000 15,000 मिलना, उसी में से इसने ले लिए, उसने ले लिए, पता लगा वो लाते घर लाते रहते उसका 5,000 बचने का, चलो हटाओ अपन भी क्या करें, खत्म करो कहानी को। और ये हुआ। और आज आप प्रधानमंत्री आवास में देखिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 99% लोगों ने घर बनाए हैं। और गांव में आप जाओ तो तस्वीर बदली हुई दिखती है। और ख़ासतौर से उन मोहल्लों में जहाँ पे बहुत गंदगी होती थी, बहुत टूटे टपरे, कोई भूसा रखे, कोई भूसा में रह रहा, कोई बरसाती में रह रहा, कोई कैसे रह रहा, वहाँ पे सबसे पहले आपको पक्के मकान दिखते हैं। और वो उसका श्रेय निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी को जाता है। और उन्होंने प्रॉमिस किया है, वादा किया है कि एक भी आदमी ऐसा, एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसके पास पक्की छत नहीं होगी। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि जिसके पास घर नहीं है, मान लो जमीन नहीं है, लेकिन उसकी प्रधान कुटीर आ रही है, कुटीर की पात्रता है, प्रधानमंत्री आवास की पात्रता है, लेकिन उसके पास जमीन नहीं है तो कहाँ बनाएगा? तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि हम उसको जमीन उपलब्ध कराएंगे। और कई गांव ऐसे होंगे जहां पर सरकारी जमीन ही नहीं होगी, तो उसको हम जमीन खरीद के उसको देंगे, लेकिन उसका आवास बनेगा। तो आप जरा थोड़ा सा आगे जाके अगर कल्पना करेंगे अपन 4 साल 5 साल बाद, तो मुझे नहीं लगता कि गांव में कोई कच्चा मकान, शहरों में कच्चे मकान आपको दिखेंगे। निश्चित रूप से ये एक ऐसा मिशन है, बड़ा मिशन है, जिसको मोदी जी जैसे दृढ़ संकल्पित आदमी ही पूरा कर सकते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे एक और प्रश्न जिसके बारे में काफ़ी दमोह ज़िले में चर्चा रहती हैं, सुर्खियाँ रहती हैं, कि दमोह ज़िले की जो राजनीति है, दमोह क्षेत्र की भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है, वो दो खेमों में चल रही है, दो भागों में बटी हुई नज़र आ रही है। इस बारे में काफ़ी चर्चा रहती है, इस पे आपका क्या कहना है सर? देखिए, जब घर घर बड़ा होता है, हमारा घर परिवार बढ़ता है, तो परिवार के बर्तन भी खड़बड़ करते हैं, करते कि नहीं करते? और जब ज़्यादा लोग होंगे, आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, 10 करोड़ जिस पार्टी के सदस्य हों, पूरे विश्व में इतनी बड़ी कोई पार्टी नहीं है। 70% तो देश की आबादी नहीं है इतनी, जितने भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। और देखिए, विचारों का मतभेद हो सकता है, पर हमारा सोच अलग हो सकती है, किसी की सोच और अलग हो सकती है, लेकिन पार्टी की जो मूल धारा है, उस मूल धारा से कोई अलग नहीं है। कई बार दिखता ऐसा है लोगों को, और मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई गुटबाजी है या कुछ है। विचारों का मतभेद हो सकता है, हम कुछ सोचते हैं और दूसरा नेता कुछ और सोचता हो, ये हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये होना भी चाहिए, स्वतंत्रता है ये हमें अपनी सोच की कहने की। लेकिन जहाँ तक पार्टी में गुटबाजी का सवाल है, तो भारतीय जनता पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। एक फैसला है, एक नेता है,
और जो पार्टी फैसला करती है उसको सब मानते हैं, परिणाम अच्छा हो या बुरा हो इसकी परवाह बहुत ज़्यादा नहीं की जा सकती। लेकिन जो फैसला अगर पार्टी लेती है तो सबके लिए सर्वमान्य है और होगा, होता आया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो कैडर बेस्ड पार्टी जिसको कहते हैं कि कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। हमारा एक छोटा सा कार्यकर्ता, उसकी बात भी दिल्ली तक बड़े आराम से पहुंच जाती है। कांग्रेस में आप देख रहे हैं ना कि बड़े बड़े नेता अपनी बात नहीं कह पाते। आपने सुना जब सिंधिया जी जब यहाँ रहे थे तो राहुल गांधी जी ने कहा ना कि सिंधिया जी तो मेरे घर के थे, वो तो मुझसे कभी भी बात कर सकते। तो आपको समय नहीं मिला क्या उनसे बात करने का? आपको भी समय मिलना चाहिए था उनसे बात। क्या बात है भाई। और कई जगह जो जिस स्थिति में कांग्रेस है मुझे नहीं लगता कि 100 साल की कांग्रेस को उस स्थिति में होना चाहिए था। अगर उसका कारण कोई है तो उनके नेता, उनकी सोच। और आज आप बड़े बड़े राज्य, उत्तर प्रदेश को देख लीजिए। उत्तर प्रदेश लगभग 18% पॉपुलेशन है पूरे देश की। वहाँ पर 85 के बाद, यानी 85 से के पहले 80 में सरकार थी उनकी, उसके बाद आज कितने वर्ष हो गए? 35 वर्ष हो गए। 35 वर्ष में वो 50 सीट भी नहीं जीत पाई कभी। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि उनके धीरे धीरे उनके कार्यकर्ता समाप्त होते गए और कोई प्रोटेक्शन नहीं दे पाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ये बात आज भी है और पहले भी थी कि कार्यकर्ता को ख्याल रखा जाता है, कार्यकर्ता को सम्मानित किया जाता है और हमेशा यही बात आती है कि कार्यकर्ता ही हमारी पूंजी है। और वो वैसा चलता भी है। फैसले तो कभी 19-20 होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये राजनीति का एक अंग है। ये होगा, जरूरी है कि सारी 100% बातें मेरे मन की हों या 100% बातें किसी और के मन की हों। सामूहिक निर्णय है, होगा, उसको सम्मानेंगे।